वेलकम बैक टू सिचुएशन रूम। हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो सुख मामलात हैं, कैसे इन मामलात को मुस्तकिल बुनियाद पर हल किया जा सकता है, इस पर हमारा खास फोकस है। लेकिन मीर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने पिछले दिनों मेरे शो पे ये कहा कि हम वैसे तो फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन अगर इंडिया ने हमारा पानी रोका, जो कि पहले ही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग के एलामी में कहा गया था कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो फिर जो भी वो स्ट्रक्चर बनाएंगे उस पर हम स्ट्राइक करेंगे। इंडिया इस चीज को बड़ा प्ले अप कर रहा है कि वो कैसे कर सकते हैं स्ट्राइक हम पे अगर हमने पानी रोकने की कोशिश की तो। देखें, अब तो इंडिया ने अगर सिंध तास मुआहदा जो है उसको सस्पेंड कर दिया है, तो उसके बाद पाकिस्तान में बहुत से लोग कह रहे हैं जी कि आप शिमला मुआहदा जो है आप उसको सस्पेंड कर दें। तो मेरा एक ख्याल है कि अगर शिमला मुआहदा सस्पेंड होता है तो उसके बाद फिर लाइन ऑफ कंट्रोल LOC ख़त्म, फिर वो बन जाएगी सीज़ फायर लाइन 48 वाली, 1948 वाली। अब शिमला एग्रीमेंट के तहत जो LOC है उसको क्रॉस करना वायलेशन है एक बायलैटरल एग्रीमेंट की, लेकिन अगर वो बायलैटरल एग्रीमेंट पाकिस्तान की तरफ से सस्पेंड हो जाता है तो फिर वो इंटरनेशनल वायलेशन नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इंडिया क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटर है, तो उसको अगर सस्पेंड उसने किया है तो उसने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की है। तो अब अगर इंडिया मिसाल के तौर पे बरखादत जो है वो दावा कर रही हैं कि बगलीहार डैम का इंडिया ने पानी बंद कर दिया है, अब पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। चलें मान लेते हैं जी कि आपने बगलीहार डैम के ज़रिए पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, तो बगलीहार डैम जो है वो सिंध तास मुआहदे के ज़रिए उस दरिया पे है जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आता है, उस दरिया के पानी पे पाकिस्तान का कंट्रोल है। तो उस पर अगर आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इलीगल स्ट्रक्चर है वो, तो उस इलीगल स्ट्रक्चर को टारगेट करना जो है वो पाकिस्तान का राइट है। अगर फ़र्ज़ करें कि अमेरिका जो है वो कनाडा का पानी बंद कर देता है, एक इलीगल स्ट्रक्चर बनाता है, तो क्या कनाडा के पास इंटरनेशनल लॉ के तहत राइट नहीं है कि वो टारगेट करे? चले मैं उसकी आपको एक और मिसाल देता हूँ जी, हकीकी, बिल्कुल एक ग्राउंड रियलिटी पे जो मौजूद है। एक जिस तरह दरियाए सिंध पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, इसी तरह एक दरिया है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दरिया है। ये दरिया तिब्बत से निकलता है, चाइना, ठीक है। तिब्बत से जब ये दरिया जो है ये एक ऊंची जगह से नीचे गिरता है और ये जब इंडिया की तरफ जाता है तो वो चाइनीज़ टेरिटरी है, वो चाइना के कंट्रोल में है वो टेरिटरी। चाइना ने वहाँ पर इस साल जनवरी में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का ऐलान कर दिया है, ठीक है जी। अब ये जो बॉर्डर टेंशन्स तो पहले थी चाइना की और इंडिया की, अब चाइना ने कहा कि हम तुम्हारा डैम बना के पानी बंद करेंगे। तो इंडिया में भी इस किस्म की बातें हुई हैं जनवरी 2025 में। अच्छा, कि ये इलीगल है और जनाब हम तो जो है वो मजलूम है, हमारा पानी कैसे बंद हो सकता है, इसको टारगेट करो। ये जनवरी 2025 में बातें हुई हैं इंडिया में। तो अब इस सूरत हाल में अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट का डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि आप अगर एक इलीगल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम उसको टारगेट करेंगे, इंटरनेशनल लॉ के तहत ये पाकिस्तान का राइट है। सही है। अताउल्लाह तारर साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है और आजकल मसरूफ़ है कि जो इंडियन चैनल्स की डिजिटल स्ट्रीमिंग होती है उसके बीच में मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के एड्स किस तरह शामिल किए जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया अता तारर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। उस दिन आपने ये बात की आके कि 24 से 36 घंटे में इंडिया कुछ कर सकता है, किसी किस्म का अटैक कर सकता है, और हमने कल इस पर बड़ी डिटेल में खबर की कि उसी दिन जो रफेल जेट्स हैं उन्होंने एडवांसमेंट की थी, लेकिन पाकिस्तान की जो मौसर प्रोएक्टिव अप्रोच थी उसकी वजह से वो वापस लौट गए। जरा बताइएगा उस वाकये के हवाले से भी, और इस वक्त थ्रेट असेसमेंट क्या है आप लोगों की? पहलगाम का जो वाकया हुआ और भारत ने उसके फौरन बाद जिस तरह उसकी FIR हुई 10 मिनट के अंदर, पुलिस 1.5 घंटे बाद पहुंची, तो ये बड़ा टिपिकल था कि एक ऐसा वाकया जिसका पाकिस्तान से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं उसको पाकिस्तान से जोड़ देना, और फिर फौरन सेक्रेटरी ने आके जो ऐलानात किए कि हम ये इकदाम करने जा रहे हैं। तो देखिए पुलवामा में भी यही हुआ था कि ये ग्राउंड ले कर रहे थे कि पाकिस्तान पे किसी ना किसी तरीके से हमला किया जाए, बिकॉज एक और चीज़ जिनको हजम नहीं हो रही वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी है। पिछले 1 साल में प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा फोकस रहा है इकोनॉमी के ऊपर और फिनोमिनल रिकवरी हुई है। आप रेमिटेंसेस को देखें, इन्फ्लेशन को देखें, इंटरेस्ट रेट को देखें, हमारी रेटिंग्स हैं फिच की, मूडीज की, सारी रेटिंग्स ऊपर जा रही थी। ये भी उनके लिए परेशान कुन बात थी। अब ये सारा
मुद्दा पाकिस्तान पे डालना, ये जवाब बनाया जा रहा था पाकिस्तान को अटैक करने का। मगर नरेटिव की वॉर जिस तरह लड़ी गई है, डिप्लोमेटिक वॉर जिस तरह लड़ी गई है, भारत को ये तवक्को नहीं थी कि इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये ताक में रहते हैं कि कोई ना कोई ओपनिंग मिले तो हम पाकिस्तान पे हमला करें। और उस रात भी ऑब्वियसली अगले 24 से 36 घंटे बड़े अहम थे, आपकी मालूमात है, बट मैं ऑपरेशनल डिटेल्स में नहीं जाना चाहता बिकॉज इस वक्त एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। और माशाल्लाह हमारी बड़ी महारत है, हमारे पीएफ के जेट्स भी जो हैं वो पेट्रोलिंग पे रहते हैं, उससे भी बड़ी डिटरेंस क्रिएट होती है। हमारी बर्री फौज भी, हमारी नेवी भी, हर तरह से हम बिल्कुल अलर्ट हैं। मगर जो एक वॉर हिस्टीरिया वहाँ के मीडिया ने क्रिएट किया, उसका एंड ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान पे हमला किया जाए। अब 2019 में हम 2 जेट्स गिरा चुके, पायलट को चाय पिला के वापस भिजवा चुके, उसके बावजूद राइट विंग बीजेपी का वो वॉर हिस्टीरिया और एक्सट्रीमिज्म कम नहीं होने को आ रहा। तो आई थिंक ये मोदी की एक इलेक्ट्रेट है जिसको वो खुश भी करना चाहते हैं और ये भी दिखाना चाहते हैं कि जी हम बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ जो है पूरा हमने एक महाज खड़ा कर दिया। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि एक वो उनकी कोशिश है। हम बिल्कुल अलर्ट पे हैं, हमारी फोर्सेस अलर्ट पे हैं। पाकिस्तान जिस तरह आपने कहा कभी पहल नहीं करता, बट कोई भी ऐसा मिसएडवेंचर हुआ तो उसका भरपूर बिफिटिंग और मैं कहता हूं फैसला कुन जवाब दिया जाएगा और ये याद रखेंगे, ऐसा जवाब मिलेगा इनको इंशाल्लाह। अच्छा अता साहब ये बताइएगा, ऑब्वियसली एक तो ऑनगोइंग सिचुएशन है, इस दौरान या इसके बाद ये सोचने की जरूरत तो है हमें कि इंडिया तो हर मर्तबा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में अगर कोई हमला होता है उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाकर फिर इसी तरह का एक एस्केलेशन सिचुएशन क्रिएट कर देगा, फिर पूरी दुनिया जो है इसमें हो जाएगी कि 2 न्यूक्लियर पावर्स आपस में लड़ना पड़े। तो इस हवाले से कोई सलूशन है कि बातचीत जो इंडिया नहीं करना चाहता है लेकिन फिर भी कैसे दरवाजा खोला जाए? क्या जैसे मैंने उस दिन मलिया लोधी साहिबा से पूछा, उन्होंने कहा ये मस्ट है कि बैक चैनल जो है, जो कि बुरे से बुरे हालात में भी बंद नहीं किया हमने, उनको किसी तरह दोबारा एक्टिव किया जाए। कोई है सलूशन इस हवाले से आपके जहन में या हुकूमत के जहन में इस वक्त? देखिए मुझे ये बताइए कि जाफर एक्सप्रेस का वाकया दुनिया के संगीन तरीन हाईजैकिंग के वाकयात में से एक था। चले हमने तो पहलगाम पे इजहार तशवीश भी किया, हमने विक्टिम्स के साथ इजहार हमदर्दी भी किया, मगर इतने सारे टेररिज्म के वाकयात हुए हैं, क्या हम बतौर पाकिस्तानी इम्यून हो गए हैं? क्या हमारा खून सस्ता है? जो कमांडर कुलभूषण यादव पकड़ा गया था वो यहाँ पे क्या कर रहा था? वो टेररिज्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, इसीलिए उसकी अपील आगे जाके एक्सेप्ट नहीं हुई है। तो देखिए भारत यहाँ पे एक्टिवली केपी में, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को फंडिंग कहाँ से आती है? दहशतगर्दों को पूरा ये एक जो इम्पेटस मिलता है ये कहाँ से मिलता है? तो बात ये है कि देखिए बातचीत तो तब होती है ना जब बराबरी की सतह पे हो। आप इतने वाकयात करवाएं जिसका हमारे पास एविडेंस हो जी, और आप इजहार हमदर्दी भी ना करें, इजहार तशवीश भी ना करें, और एक वाकया आपकी सरजमीन पे हो जिसका हमारे से ताल्लुक कोई नहीं है, आपके पास एविडेंस भी ना हो और आप पाकिस्तान को पूरे जग में जो है वो मोर्दे इल्जाम ठहराएं। तो देखिए इस माहौल में जब एक ऐसी जमात वहां पे बरसरे इक़्तिदार है जिसका सारा एक फोकस ही प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज पे है, मुसलमानों के साथ जो हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। और देखिए ये हम नहीं कह रहे, कनाडा यूएस में जो सिखों की असैसिनेशन है, पूरी दुनिया के सिख उठ खड़े हुए हैं मोदी सरकार के खिलाफ जी। आप टेररिज्म को प्रमोट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कर रहे, आप बाकी मुल्कों में भी कर रहे हैं। आप समझते हैं कि आप इतने बड़े एक आपको कोई पूछने वाला नहीं है, तो आप समझते हैं कि हम जाके जिस मर्जी का कत्ल कर दें, जहां मर्जी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करा दें, पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा। और पाकिस्तान इस दफा वो रिस्पॉन्स देगा अगर पाकिस्तान की तरफ कोई हाथ बढ़ा कि इनकी नस्लें याद करेंगी। तो मैं ये समझता हूं कि इन हालात के होते हुए जब ये टेररिज्म को प्रमोट करेंगे पूरी दुनिया में, तो इनसे क्यों बात की जाएगी और कैसे की जाएगी? शाजिब साहब, एक तो यही सवाल आपसे भी मेरा होगा कि इस वक्त क्यों इंडिया तो बातचीत नहीं कर रहा, लेकिन जैसे भी अता साहब कह रहे हैं कि जब वो भी यहाँ पे हॉस्टाइल एक्टिविटीज कर रहा है, दहशतगर्दी की एक्टिविटीज कर रहा है, तो इस माहौल में तो हम भी बात नहीं करेंगे उनसे। एक तो इसका जवाब भी दे दीजिए, सवाल अगर करना चाहें अता साहब से तो उसके लिए भी फ्लोर ओपन है। देखिए ज़रा इसमें शराद मसला ये है कि 2 न्यूक्लियर आर्म नेबर्स हों, वो अगर इंडिया में ज़रा जब आर्टिकल 370 उन्होंने ख़त्म किया है तो अपनी फॉल्ट लाइन्स क्रिएट हुई हैं, और वो फॉल्ट लाइन्स इस तरीके से क्रिएट हुई हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी पाई जाती है। अब पहले वज़ीर आज़म मोदी ये और वहाँ का मीडिया ये बता रहा था कि नहीं जी, कश्मीरियों ने मुकम्मल तौर पर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है और कश्मीरी बहुत ज़्यादा खुश हैं और कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, सारी दुनिया आए और कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में सयाहत फ़रोग पाएगी।
अब वो उल्टा नैरेटिव बना रहे हैं, और वो ये कि नहीं जी वो महफूज नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की वजह से महफूज नहीं है, अपनी फॉल्ट लाइंस को अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और जब ऐसा सिनेरियो हो तो देखिए ये सस्टेनेबल तो सिचुएशन नहीं है इस वक्त जिस सिचुएशन में हम हैं, कि वो भी कह रहे हैं कि जी हम हमला करेंगे, हम कह रहे हैं कि जी हम बिल्कुल तैयार हैं, और पाकिस्तान की तरफ से जाहिर है ये नहीं कहा जा रहा, कोई अग्रेशन नहीं है पाकिस्तान की तरफ से कि हम पहल करेंगे। पाकिस्तान कह रहा है कि हम कोऑपरेट करेंगे, कोई थर्ड पार्टी से आप इन्वेस्टिगेट करा ले हम करेंगे, और हम रिस्पॉन्ड करेंगे, स्टार्ट हम नहीं करेंगे। मगर ऐसी सिचुएशन में मेरा ख्याल है दुनिया की बड़ी ताकतों को ही इन दोनों को बिठाना पड़ेगा कि एक ऐसा हल निकाला जाए कि जिसमें ना टेररिज्म हो रहा हो और ना ही एक टेररिज्म के वाक़े पर और ऐसे वाक़े पर जिसमें खुद इंडिया के अंदर फॉल्ट लाइंस पाई जाती हो, अगर कोई भी फायदा उठाए और दो न्यूक्लियर आर्म ममालिक जो है वो आमने सामने आकर खड़े हो जाए। तो इसका आगे मामला तो इसको करना ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए कि किसी भी तरीके से अमन कायम हो। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, हम देख रहे हैं, देखें जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं शहजाद, वो कोई टेररिज्म तो नहीं फैलाते, उनमें तो अक्सर ने पाकिस्तान की रियासत की तरह पहलगाम वाक़े पर अफसोस ही का इजहार किया था, कंडेम किया था और बहुत ज़्यादा हमदर्दी का इजहार किया था। मगर आप माहिरा खान को, आयजा को या फिर जो दीगर सेलिब्रिटीज़ हैं, हानिया को के जब अकाउंट्स और फवाद खान के अकाउंट्स जब आप बंद करते हैं, इसका मतलब है कि जो नैरेटिव आप इंडिया में बेचना चाह रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान तो एक इतना पसमानदा मुल्क है कि जिसको हम जब चाहेंगे हम उड़ा के रख देंगे, हम हमला करके रख देंगे। वो नैरेटिव आपका सेल नहीं हो पाता है जब आप देखते हैं और इंडिया के अवाम देखते हैं कि वहाँ पे नॉर्मल सेलिब्रिटीज़ हैं। जब वो पाकिस्तान के ड्रामे देखते हैं उसमें नज़र आता है कि पाकिस्तान के अवाम भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, एक तरक्की पजीर मुल्क है जो आगे बढ़ना चाहता है। और तो वो नैरेटिव पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ और पाकिस्तान के ड्रामे वहाँ पर पहुँचाते हैं और उसको भी बंद कर रहे हैं। यानी कि मसला इंडिया को सिर्फ टेररिज्म से नहीं है, इस सोच से भी मसला है कि पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क दिखे, क्योंकि अपनी आवाम में वो नफरत अंगेजी भरनी है। और ये मसला मुझे साहब ठीक कह रहे थे कि उनके तो सबके साथ ही मसले हैं, नेपाल के साथ मसले हैं, बांग्लादेश के साथ मसले हैं, मालदीव के साथ मसले हैं, पाकिस्तान के साथ मसले हैं, चीन के साथ मसले हैं। तो जब आप इकोनॉमी में आगे बढ़ रहे हो और आप ग्रेस ना दिखा पा रहे हो, आप बाकियों को दिखाएं कि वो बहुत छोटे हैं और हम बहुत बड़े हैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी के जरिए, तो जाहिर दुनिया के ममालिक को ही बैठना पड़ेगा इन दोनों ममालिक को बिठाने के लिए, ताकि इसका एक परमानेंट हल निकले। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की कि क्यों हमारे सेलिब्रिटीज़ के जो पेजेस हैं सोशल मीडिया, उनको भी बैन कर रहे हैं। शायद वो चाहते हैं कि जो बॉलीवुड में जो डिपिक्शन होती है पाकिस्तानियों की, कि टोपी भी पहनी हुई है, काला सुरमा लगाया हुआ है, आके आदाब करते हैं, जो कि बड़ी यहाँ पे तो नहीं देखा जाता आमतौर पर। कुछ कहना चाहते हैं मीर साहब, आप शायद सवाल भी देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हम बात करते हैं ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई रोल प्ले करना चाहिए, ये बातें तो हम बड़े अरसे से कर रहे हैं। ये रोल सिर्फ उस सूरत में प्ले करेंगे कि जब हम अपने कार्ड सही तरीके से खेलेंगे। जैसा कि अभी हमें नज़र आ रहा है कि हम अपने कार्ड्स जो हैं वो शायद इसलिए सही तरीके से खेलें कि इंडिया ने बड़ी गलती की, इंडिया ने ब्लंडर मारे, पहलगाम अटैक के फ़ौरन बाद 5-10 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि उस जगह पर पुलिस जो है उसको पहुंचने में भी कम से कम 30 मिनट लगते हैं, तो उससे पहले ही उन्होंने FIR दर्ज करवा दी। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि ये लास्ट वीक हार्वर्ड कॉन्फ्रेंस में मुझे बहुत से अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने ये बातें पूछी। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे बहुत से इंडियंस हैं, आप उनसे पूछें। वो कह रहे थे कि ये क्यों इंडिया ने ऐसे क्यों किया, इससे तो उसका केस खराब हो गया। मैंने कहा भाई ये भी यहाँ पे इंडियंस बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछें, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं आप? हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो ये इंडिया की जो गलतियां इस दफ़ा हैं, वो गलतियां अगर इंडिया जारी रखेगा तो आपका केस इंटरनेशनल लेवल पे मजबूत होगा। लेकिन यहाँ पर आप इस चीज़ को भी ज़हन में रखें कि बज़ाहिर इंडिया का नैरेटिव जो है वो पहलगाम अटैक पे आलमी सतह पर उसको पजीराई नहीं मिली, ये फ़िलहाल अभी तक की हकीकत है। लेकिन अमेरिका में आपको साफ नज़र आता है कि जो इजरायली लॉबी है वो खुलकर इंडिया के साथ खड़ी है, और इंडियन लॉबी जो है उसका इजरायली लॉबी के ज़रिए जो अमेरिका का जो मीडिया है और उनकी जो गवर्नमेंट है उसमें उनका असर व रसूख भी है। और एक बात मैं खुल के करूँगा, क्योंकि आई एम नॉट अ डिप्लोमेट, जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो खुलकर इंडिया के साथ हैं, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने पहलगाम अटैक के बाद ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट कि US स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से पाकिस्तान के बारे में कोई सख्त बयान जारी किया जाए, लेकिन वो बयान जारी नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने जो एक ऑफ़र कर दी कि जनाब हम न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के ज़रिए इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, उससे जो इंडिया का केस है वो डिमोलिश हो गया। लेकिन इजरायली लॉबी जो है वो अब इंतज़ार कर रही है कि पाकिस्तान की तरफ से भी कोई गलती की जाए, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो इस हवाले से मेरा ये ख्याल है कि इंडिया की गलतियों का हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन हमें डोमेस्टिक फ्रंट पे
जो अपना हाउस है उसको इन ऑर्डर रखना चाहिए। और इस हवाले से मैं वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। तारड़ साहब, ब्रेक के बाद ये सवाल होल्ड कर लें, ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद सवाल कर लीजिएगा। ठीक है, एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उसके बाद अताउल्लाह तारड़ साहब भी हमारे साथ और मीर साहब उनसे सवाल भी करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ शाहजेब खानज़ादा साहब, हामिद मीर साहब और अताउल्लाह तारड़ साहब मौजूद हैं। हामिद मीर साहब ब्रेक में जाने से पहले सवाल करना चाह रहे थे अताउल्लाह तारड़ साहब से। जी बहुत शुक्रिया। जी तारड़ साहब, मेरा सवाल ये है कि आपको याद होगा कि 2019 में जब पुलवामा के वाक़े के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर एक अटैक किया और फिर हमने उनका जहाज़ गिरा दिया, उनका पायलट गिरफ्तार कर लिया, तो एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी। तो उस सिचुएशन में उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने अपोजिशन के साथ रब्ता किया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उन्होंने जो अपोजिशन के साथ जो मीटिंग थी तो उसमें वो खुद शरीक नहीं हुए, उसको कंडक्ट किया था जनरल कमर जावेद बाजवा जो उस वक्त आर्मी चीफ थे। अब तकरीबन वैसी सूरत हाल दोबारा हमें दरपेश है। तो इस सूरत हाल में हमें ऐसा लग रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो कोई उस तरह का जो हम आहंगी है वो नज़र नहीं आ रही। बज़ाहिर दोनों जो हैं वो इंडिया के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं। जैसा कि एक ब्रीफिंग का अहतमाम किया गया तो उसमें तहरीक इंसाफ वालों ने आने से इनकार कर दिया। अब वो अलहदा से 7 मई को अपनी APC कर रहे हैं लाहौर में। तो आप ये नहीं समझते कि जो गलती 2019 में की गई थी उस वक्त इमरान खान की हुकूमत ने, वो गलती अब दोबारा नहीं होनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि किसी को ये कहने का मौका ना मिले जी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने या किसी सीनियर मिनिस्टर ने हमें नहीं बुलाया तो हम नहीं आते। बहुत शुक्रिया मीर साहब। पहली बात तो ये है कि जब सेनेट से एक रेजोल्यूशन गया कंसेंसस के साथ, वो मीटिंग अपोजिशन लीडर के दफ्तर में हुई और हमारे लीडर ऑफ द हाउस ने इंश्योर किया प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पे कि अपोजिशन के पास जाके मीटिंग करें, उनकी मर्जी से वो कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाएं ताकि जो ऐवान बाला है अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ से पूरी दुनिया में एक बिल्कुल यूनिफाइड आवाज़ जाए। और वो एक अच्छी बात है, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा हुआ और ये हमारी एक काविश थी जो कामयाब हुई। कल अब नेशनल असेंबली का भी सेशन है, वहाँ से भी कोशिश होगी कि इसी तरह का कंसेंसस डॉक्यूमेंट जाए। और आपको याद होगा कि जब 2019 वाला मामला हुआ तो पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग बुलाई गई थी और पार्लियामेंट के फ्लोर को ही यूज़ किया गया था और पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाई गई थी जिसको इस्तेमाल किया गया था। और अब भी पार्लियामेंट एक मुकद्दम फोरम है, दुनिया में एक उसकी वेटेज है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर मैं ये समझता हूँ कि देखिए ताली दोनों हाथों से बजती है। इस वक्त तो एक हमारी सिचुएशन है जिसमें पूरी कौम मुत्तहिद है, नज़र भी आ रहा है, हम बात भी कर रहे हैं। और मैंने देखिए बतौर वज़ीर इत्तलात मैं समझता हूँ मैंने किसी अपोजिशन रहनुमा की तनकीद का भी जवाब नहीं दिया। मेरी पाकिस्तानियत मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं इस वक्त लोकल पॉलिटिक्स में उलझ के पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करूँ। ये मैं समझता हूँ कि मेरी तरफ से मुल्क के साथ गद्दारी होगी कि अगर मैं उमर यूब का जवाब दूँ या किसी और का जवाब दूँ। हैविंग सेड दैट, देखिए ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अब जो ब्रीफिंग मैं और DG ISPR देंगे उसमें कुछ इनके रहनुमा मेरी इत्तला के मुताबिक शरीक हो रहे हैं। और देखिए जब APC बुलाई गई फ़लस्तीन के इशू पे, अब देखिए मीर साहब फ़लस्तीन से किसी को कोई हमारे दिल के करीब है वो इशू, वो प्रेसिडेंट साहब भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे। उस APC के बॉयकॉट का क्या तुक था? ये देखिए ये रिवायत बन गई है। अगर आज नहीं आएंगे ब्रीफिंग में तो इसका मतलब है कि कल को APC बुलाई जाएगी उसमें भी नहीं आएंगे। हमने तो देखिए खुले दिल के साथ सेनेट में भी, कल नेशनल असेंबली में भी करेंगे, इस ब्रीफिंग में भी बुलाया है, तो हम तो इस पे मुकम्मल तौर पे साथ चलने को तैयार हैं। मगर इस वक्त तकाजा वक्त का ये है कि भरपूर और तवाना आवाज़ यहाँ से जाए। और मैं तो तहरीक इंसाफ के साथियों को कहूँगा आपका शुक्रिया, आपने सेनेट का फ्लोर जो है उस पर साथ दिया। मगर अभी भी आप अपने सोशल मीडिया को, अपने मीडिया को 100% कैपेसिटी पे चलाएं और पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान के दिफा की बात करें। अच्छा अता साहब, ज़रा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के हवाले से बात कीजिएगा। कल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान आ रहे हैं, इसके बाद वो सुना है कि इंडिया भी जाएंगे। अब तक जो मुख्तलिफ डिप्लोमेट से फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है, मुख्तलिफ लीडर से शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, खुलासा क्या है, क्या कह रहे हैं वो बंद कमरे मीटिंग्स में इस वक्त इस पूरी सिचुएशन के हवाले से? देखिए इस पूरी सिचुएशन में मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत ही आला मास्टर स्ट्रोक खेला जो उन्होंने PMA काकूल में एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की बात की। उससे भारत के बयानिए के गुब्बारे से टोटल हवा निकल गई और अब इनके पास बात करने को है नहीं क्योंकि इनके पास एविडेंस कभी भी नहीं था। जहां हमने ये कहा कि हमारा पानी अगर रोका, डाइवर्ट किया तो हम एक फैसला कौन उसका जवाब देंगे,
उसके साथ हमने ये भी कहा कि आओ इस वाकये की तहकीकात करा लो। आज जो हमारा एक लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसका कार्टून था कि भारत आगे आगे भाग रहा है इस इन्वेस्टिगेशन से, और पाकिस्तान कह रहा है कि आओ आके बात करो इस इशू के ऊपर। तो ये मैं समझता हूँ कि दुनिया ने इस चीज़ को माना है, दुनिया ने इस बात को तस्लीम किया है कि पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ एक फ्रंट लाइन स्टेट है। देखिए, हम एक दीवार हैं दुनिया और दहशत गर्दों के दरमियान, और जब हमारा एक शहरी, एक सिपाही जवान अफसर शहीद होता है, वो पाकिस्तान की खातिर तो शहीद हो रहा होता है, मगर वो दुनिया में अमन का जामिन होता है, वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए भी शहीद हो रहा होता है, क्योंकि ये दहशत गर्दों को हमने ही रोका हुआ है और हम भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं। तो भारत ये नहीं कर सकता कि वो विक्टिम भी प्ले करे और साथ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी करे। अब दुनिया को ये बात समझ आ रही है, तो हमने बड़ी कामयाबी से अपना मुकदमा तमाम ममालिक के सामने रखा है। और प्राइम मिनिस्टर साहब आपको बड़े एक्टिव नजर आए, उन्होंने अमीर कतर से बात की, आज मलेशियन प्राइम मिनिस्टर से बात की, वो सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर से, कुवैत के एम्बेसडर से, यूएई के एम्बेसडर से, चाइना के एम्बेसडर से मिले। चाइना ने एक हौसला अफजा स्टेटमेंट दी, टर्की की बड़ी हौसला अफजा स्टेटमेंट आई, टर्की के सफीर से वो मिले। तो मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान का केस बड़ा मजबूत है और दुनिया के ममालिक पाकिस्तान की फेवर की बात कर रहे हैं। और जो तवक्को की जा रही थी, भारत तवक्को कर रहा था हम इतनी बड़ी मार्केट हैं, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उसकी एरोगेंस ने उसको मरवाया है कि रीजन में वो एक बुली के तौर पे जाना जाता था, वो तनहा हो गया। मगर दुनिया की तरफ से भी भारत को वो रिस्पॉन्स नहीं आया जिसकी वो तवक्को कर रहे थे कि पूरी दुनिया मिलकर पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता स्नब करेगी और वन साइडेडली भारत के साथ खड़ी हो जाएगी। तो भारत को नैरेटिव डोमेन में, डिप्लोमेटिक डोमेन में शिकस्त और बहुत सुक्की का सामना करना पड़ा है, जिससे उसका केस बहुत कमजोर हुआ है और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात को मान रही है। शाहजेब, हमने देखा टाइम्स ऑफ इंडिया की आज ये स्टोरी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत किसी भी जो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की फर पाकिस्तान कर रहा है उस पर वो नहीं मानेंगे। तो ये आज उनका मीडिया तो रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन जैसा भी अता साहब भी कह रहे थे कि मुख्तलिफ डिप्लोमेट से बात करके हमने अपना जो नैरेटिव है वो बताया है, भारत का नैरेटिव उतना कामयाब नहीं हुआ है। उसके बाद भी आपको लगता है कि भारत के पास कोई जवाब है? क्योंकि वहां पे कुछ वॉइसेस ये कह रही हैं कि अगर दुनिया मसरूफ है अपने टैरिफ वॉर में, दीगर मामलात में, तो शायद हमारे पास ये मौका है, दुनिया तवज्जो ही नहीं देगी कि हम क्या करने जा रहे हैं। और शायद इनिशियली यही लगा था उन्हें शहजाद के, इस वक्त जो बैनुल अक़वामी मीडिया है वो इतना ऑक्यूपाइड है और बैनुल अक़वामी जो हुकूमत है वो भी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, तो ये होगा नहीं। और आपने इस पहलगाम हमले के बाद आप देखें, आप CNN उठा के देखें, BBC उठा के देखें, दूसरा वेस्टर्न मीडिया उठा के देखें, तो दो न्यूक्लियर आर्म्ड ममालिक में एक जंग का माहौल हो तो जो कवरेज हुआ करती थी वो कवरेज मिली नहीं है, जिस पर भारतीय साथी जो हैं उन्हें एतराज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ये उस तरीके की कवरेज क्यों नहीं हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ उस किस्म की तनकीद क्यों नहीं हो रही है। ज़ाहिर पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया कि पहले ही न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन का कहा, अब भारत जितना उससे भागेगा उससे ज़ाहिर दुनिया को भी समझ में आएगा। और ये हो नहीं सकता शहजाद के अमेरिका में अमरीकी सदर को या फिर जो दीगर मगरबी ममालिक हैं उनकी एजेंसियों ने इब्तिदाई तौर पर ये रिपोर्ट दी ना हो कि भाई आया इसमें पाकिस्तान मुलविस है या नहीं है, भारत अगर इल्ज़ाम लगा रहा है तो दुरुस्त लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। जब भारत ने इल्ज़ाम लगाया उसके बाद अगर उसको सपोर्ट नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि अभी तक जो ग्राउंड पर इंटेलिजेंस है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दी गई है, ना वो इंटरनेशनल मीडिया में ऐसी कोई सिचुएशन सामने आई है जिसकी वजह से बार बार सबूतों का मुतालबा किया जा रहा है। वरना इंटरनेशनल मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, दीगर हो, उनमें कहीं ना कहीं सोर्सेज से खबर आ जाती है कि इशारे क्या बता रहे हैं, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। मगर जब ये बड़े अखबारात यही मुतालबा कर रहे हो कि इंडिया माहौल तो जंग का बना रहा है मगर सबूत नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो फुटप्रिंट जिसकी बार बार भारत बात कर रहा था कि पाकिस्तान का है, वो उसके सबूत नहीं दिए जा सके हैं। अब वो कहते रहे कि और जब न्यूट्रल आप इन्वेस्टिगेशन से भागते हैं तो फिर तो वाज़े तौर पर ये इशारा होता है कि जी इसका मतलब है कि आपके पास इस वक्त भी एविडेंस नहीं है और आप मुस्तकबिल में भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि अगर कोई न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होगी तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई एविडेंस मिलेगा। और इस पे एक छोटा सा सवाल मैं अता तारड़ साहब से, वो साथ ही है ना हमारे? जी साथ है। अता तारड़ साहब, एक सवाल छोटा सा है ये कि थोड़ी देर पहले शाहजेब खानज़ादा साहब इसका जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे बड़े बड़े जो फिल्म स्टार हैं, एक्टर्स हैं, उनके और कुछ सोशल मीडिया के जो स्टार्स हैं उनके अकाउंट्स इंडिया में बंद किए जा रहे हैं। ख़ुद मुझे भी इंडिया से कुछ लोग जो है उन्होंने कहा जरा आप मोहतात रहें, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। अब उन्होंने आबदा परवीन साहिबा जो कि एक गुलकारा हैं और उनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है इंडिया में, आबदा परवीन का अगर उन्होंने अकाउंट इंडिया में बंद कर दिया है, इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक्ड इन इंडिया, ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, यकीनन आपको भी पता होगा।
तो मैं इस पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो सारी जो इंटरनेशनल आउटफिट्स हैं, इंस्टाग्राम है, इस तरह एक्स है, ये सारे, तो ये वहाँ पे तो इंडिया पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट ब्लॉक कर सकता है। इस हवाले से आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से इंडियंस को पाकिस्तान में भी फॉलो किया जाता है, तो ये आपकी हुकूमत इस मामले में कहाँ पे खड़ी है? क्या आप जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए मीर साहब, मैं समझता हूँ कि ये इनकी बचकाना हरकत है। अब आपदा परवीन ने वो गाना गाया, वो देश से आने वाले बता, और आपको पता है कि उसका क्या क्रक्स है उस गाने का, उस गजल का। तो ये बचकाना और बेवकूफाना इनका फेल है। मैं तो कहता हूँ कि वी डैम केयर। आप जो मर्जी कर लें, आप हमारे एंकर्स के अकाउंट्स ब्लॉक किए, मेरा आपने अकाउंट बंद किया, पीएम का इंस्टा बंद किया, तमाम आपने लोगों के बंद किए हुए, तो क्या सच छुप जाएगा? आपने मेरा अकाउंट बंद किया, मैं सीएनएन पे बैठ गया हूं, मैंने वहां पे जाके अपना मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा है। तो हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम अपना डेटा वहां सुनाते रहेंगे। और हमने एक और काम किया है, ये अकाउंट बंद कर रहे थे, हमने इनके यूट्यूब के ऊपर घर में घुस के इनको मारा है। हमने पाकिस्तान का एक मिली नगमा बनाया था, ये अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, वो हमने जाके यूट्यूब पे चला दिया थ्रू जियो टैगिंग। आप उसको रोकें। हमारे इन्होंने वो अकाउंट ब्लॉक किया, मैं एक और मुल्क से उसको चलवा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बड़ी कैपेसिटी है, बड़ी टेक्निकल कैपेबिलिटी है, मगर हम क्यों, हमें तो बड़ी एंटरटेनमेंट वैल्यू है इनकी। इनका जो मीडिया है, आप लोग तो बड़े संजीदा, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे फख्र होता है पाकिस्तान के मीडिया पे। उनके मीडिया पे जो बी टियर बॉलीवुड के लोग बैठे हुए हैं, कोई चीख रहा है, कोई आग निकाल रहा है मुंह से, कोई एक पहिए वाली साइकिल चला रहा है, करतब कर रहे हैं, बॉल उछाल रहे हैं हवा के अंदर, और एक दूसरे पे गालम गलोच का कंपटीशन है। तो इसकी बड़ी एंटरटेनमेंट वैल्यू है मीर साहब। यहाँ पे हमारे यहाँ लोग बड़ा महसूस हो रहे हैं और मीम्स बना रहे हैं। तो देखिए, इसमें पाकिस्तान की जेन जी को मत भूलिए। हमारी जेन जी ने, और जो हमारे सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जो मीमर्स हैं, उन्होंने बड़ी गेम उठाई है। इंडियन परेशान है कि ये मीम वॉर शुरू होगी, इसका हम क्या जवाब दें? तो मेरा ख्याल है ये इतना तो चलना चाहिए, और जितना मवाद वहां से आ रहा है उसको भी हम ठोक ठोक के वापस भेज रहे हैं। अब तो ये जरूरी है, साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये अब जो मॉडर्न जंगें होती हैं उसका हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारिक साहब, आपने हमें जो वक्त दिया। एक ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इस ट्रांसमिशन में अब हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। जाहिद महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो आपने किया। अब तो 2 हफ्ते हो गए, इंडियन मीडिया और वहाँ के हुकूमती अरकान ये कह रहे हैं कि हम किसी वक्त भी कुछ भी हमला कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनकी हुकूमत पर। अब तक हुआ नहीं है किसी किस्म का हमला। कुछ एडवांसमेंट हुई थी जो हमने नाकाम बनाई। इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? क्या हमारी जो डिफेंस या डिटरेंस कैपेबिलिटीज हैं उस वजह से अब तक इंडिया जो है वो कुछ नहीं कर रहा है? जी देखिए, इसके शहजाद आई थिंक के 3-4 पर्पसेस हैं। सबसे पहले तो जो इशू हुआ है इनके साथ, वो जो इनका जो प्लॉट था जी, जो इन्होंने प्लान किया था फॉल्स फ्लैग का, और उसका जो फॉलो अप एक्शन थे, प्रॉबेबली वो अनफोल्ड नहीं हुआ। जो स्क्रिप्ट इन्होंने हिंदुस्तानी लोगों के खून से लिखा है, अपने खून की स्याही से ये अगली मूवी का जो स्क्रिप्ट लिखना चाहा, वो अनफोल्ड गलत हो गया जी। इनिशियल तो उनको सेटबैक वहीं से हो गया। 36-48 आवर्स पहले इन्होंने अपने मीडिया को बताया इंसिडेंट के, 36-48 आवर्स के बाद इन्होंने इम्प्लीकेट करना था आईएसआई को और पाकिस्तान को जी। तो वो तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। फिर उन्होंने जो एफआईआर वगैरह कर दी थी उसमें टारगेटेड किलिंग का कहना था। तो अभी आप अगर एफआईआर को गौर से देखें तो उसमें दिया गया जी इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई है, यानी कि वो हिंदुओं को टारगेट करके नहीं की गई, वो भी उनका फेल हो गया। उसके बाद इन्होंने इसको पहले तो जो टेररिज्म, कश्मीर जो मूवमेंट थी उसको टेररिज्म से मिलाना था, और उसके बाद ये जो एक्सट्रीमिज्म है जी, इस्लाम का एक्सट्रीमिज्म पूरी इंटरनेशनल सपोर्ट लेने के लिए, खास तौर पे जो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन है इजराइल की, तो उसके साथ जोड़ना। तो ये तो पूरे का पूरा प्लॉट फेल हो गया जी। सारा जो ड्रामा था वो फेल हुआ, तो इनको पहला सेटबैक हुआ। फिर दे थॉट के जो उनकी उषा वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और उषा उनकी वाइफ यहाँ पर मौजूद है, तो दे हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अमेरिकन हमें सिंपैथी भी हासिल होगी, विक्टिम कार्ड खेलेंगे, वो भी प्रॉबेबली, तो इंटरनेशनल सपोर्ट भी वैसे नहीं मिली। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो हुई है जी, वो ये हुआ है जो पाकिस्तान का मैयर्ड रिस्पॉन्स किया है, विच वाज क्विड प्रो को प्लस, मैं उसको बोलता हूँ इन पॉलिटिकल डोमेन आल्सो। जो फॉरेन हमारा जो डिप्लोमेसी की उन्होंने सैंक्शंस लगाई, जो सोशल लगाई, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, और सबसे बड़ा ये अनफॉर्चुनेट पार्ट हुआ जब उन्होंने वाटर वाला और इकोनॉमिक किया, तो पाकिस्तान उसके ऊपर रिस्पॉन्स पे गया है।
फिर पाकिस्तान ने जो सबसे ज्यादा फनेस किया जी वो है ये जो इंडस वाटर का है। इंडस वाटर को आपने कहा दिस इज आवर नेशनल वाइटल इंटरेस्ट। जब आप किसी चीज को नेशनल वाइटल इंटरेस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि इंडस वाटर ट्रीटी या इंडस के साथ जो भी खेलेंगे वो ऐसी है जैसे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी से खेलेंगे। अगर इंडस वाटर से खेलेंगे तो आप ऐसी है जैसे हमारे कश्मीर के ऊपर दैट इज आवर नेशनल वाइटल इंटरेस्ट, और हमारी अगर जोग्राफाई सरहदों को आप चेंज करेंगे तो दैट इज आवर वाइटल नेशनल इंटरेस्ट। तो जब आप स्टेक्स इतनी ऊपर ले गए हैं, और देखिए इंडिया में शहजाद साहब अक्लमंद लोग भी हैं, वहाँ पे स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, दे अंडरस्टैंड द मिलिट्री, दे अंडरस्टैंड पाकिस्तान मिलिट्री आल्सो। तो उन्होंने इनको अकल जरूर दी होगी, क्योंकि ये वॉर में इट इज अ बिग लॉस फॉर इंडिया इन ऑल। आई होप ऐसा हो और सेंस प्रिवेल करे। लेकिन मीर साहब, इस सारे वाकये में मजलूम कश्मीरी, मासूम कश्मीरी, उनको कॉस्ट पे करनी पड़ी है इसकी इंडियन फोर्सेस के हाथों। आपने बहुत शुक्रिया, ये आपने सवाल किया मुझसे, क्योंकि मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ। क्योंकि जो ख़ास तौर पे जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो इस वक्त पहले से ही जुल्म सितम का शिकार थे, और 22 अप्रैल के बाद से वो उन पे जो जुल्म सितम है वो मज़ीद बढ़ गया है। अब देखें 2-3 इश्यूज़ हैं जिस पे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को तवज्जो देने की। पहली बात तो यह है कि श्रीनगर और कुछ दीगर जो अहम इलाके हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स बढ़ गई हैं। मिसाल के तौर पे गुलाम रसूल मागरे और अल्ताफ़ लाली, 2 नाम मैं आपको बता रहा हूँ। इनको इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उठाया और बाद में इनको उन्होंने मार दिया, गोलियां मार दी इनको, और फिर कहा जी कि ये टेररिस्ट थे, हमने इनको मार। हालांकि इनकी फैमिलीज बताती हैं कि इनको काफ़ी दिन पहले उन्होंने उठा लिया था। इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं, मैंने आपको एक मिसाल दी है। दूसरा जो बहुत अहम इशू है वो ये है कि ज़ाहिर बात है अब कश्मीरी जो हैं मकबूजा कश्मीर से वो किधर जाएंगे तालीम हासिल करने के लिए? तो वो इंडिया की यूनिवर्सिटियों में जाएंगे ना, इंडिया के कॉलेजेस में जाएंगे, कारोबार के लिए भी वो वहीं पर जाएंगे। तो उनके साथ उनका क्योंकि रंग फेयर होता है और उनके नाम मुसलमानों वाले हैं, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा नहीं सकते, तो जगह जगह पे इंडिया में उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनके साथ मारधाड़ हो रही है, उनको वहाँ से एक्सपेल किया जा रहा है। और तीसरा जो अहम इशू है जिस पे मीरवाइज उमर फारूक साहब ने भी आवाज़ उठाई है वो ये है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर से अब एक्सपल्जन्स हो रही हैं। कि वो जो कश्मीरी जिनके पास वहाँ का शनाख्ती कार्ड नहीं है या डोमिसाइल नहीं है, और किसी मुसलमान लड़की की शादी हुई है, वो दिल्ली से या गुरदासपुर से अगर शादी करके तो वो श्रीनगर में आ गई है तो उसको एक्सपेल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो मुसलमान, उसको एक्सपेल कर रहे हैं। और इस तरह के सैकड़ों हज़ारों वाक़यात हो रहे हैं। जी, फैमिलीज मीडिया सर्विसेज के मुताबिक 2500 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है और दर्जनों घरों को जो है वो तबाह किया गया है। एक लास्ट मेरे पास कुछ सेकंड रह गए। शाजिब साहब, आपको लग रहा है अगले हफ्ते कुछ मामला नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा सकता है? इम्कान है इस बात का? देखिए, उम्मीद की जा सकती है, मगर ज़ाहिर मुश्किल लगता है। जो हामिद मीर साहब बात कर रहे हैं, एक तो सिचुएशन ये हो गई है कि जो ज़ाहिर इंडियन मीडिया में जो सेन होते थे वो इनसेन हो गए। अगर वो थोड़ा बहुत भी सेनिटी की बात कर रहे हैं कि जी जो इंडियन शहरी हैं या इंडिया में रहते हैं और 25-25, 30-30 साल से शादी होकर आगे उन्हें ना निकाले, तो उनकी हुब्बुल वतनी पर क्वेश्चन हो रहा है। तो भारतीय की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि जनाब इस वक्त आइडियल सिचुएशन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हमारी ज़िंदगी, हमारी माजी में ज़ाहिर बहुत ज़्यादा खामियां रही हैं, मगर इस वक्त चाहे इमरान खान साहब के टाइम में हो, जनरल बाजवा, इमरान खान साहब सेम पेज पर थे कि भारत से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। इमरान खान साहब ने तो ये तक कहा था अगर नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतेंगे तो ज्यादा इम्कान है कि अमन हो। इस वक्त भी पाकिस्तान में कोई ऐसा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है जी दोल साहब की तरह जो ये कहता हो कि हम उनके मुल्क में जाके तोड़ फोड़ करेंगे, उनके मुल्क में जाके टेररिज्म करेंगे। उनके वज़रा की तरह कोई वजीर नहीं है यहाँ पे जो ये कहता हो कि बम बांध के मैं पाकिस्तान पे फट जाऊंगा या इंडिया के ऊपर फट जाऊंगा। यहाँ पे ऐसा मीडिया नहीं है जो कह रहा हो कि इनका पानी बंद कर दो, इन्हें भूखा मार दो, प्यासा मार दो। तो पाकिस्तान में तो इस वक्त माहौल है कि जी बात कीजिए, हम के लिए आगे बढ़िए। वहां से इस वक्त सिचुएशन जो है अब अपने ही नैरेटिव के गुलाम बने हुए। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, शाजेब साहब और जाहिद महमूद साहब, आपका भी और दीगर में हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।